पिछले साल थैंक्सगिविंग के लिए मैं अपने दादा दादी के घर गया था। ये लंबे समय से चली आ रही एक पारिवारिक परंपरा थी, लेकिन पिछले साल कुछ अलग हुआ। थैंक्सगिविंग से सिर्फ एक महीने पहले ही मेरी दादी चल बसी और ये वक्त उनका सबसे पसंदीदा वक्त हुआ करता था। वो एक बेहतरीन कुक थी। उन्होंने अपनी कई रेसिपीज को लिख कर रखा हुआ था, जिसे उन्होंने अपने बच्चों में बांट दिया। मेरी मॉम, आंट और अंकल दादी के घर पर उनकी रेसिपीज के साथ थैंक्सगिविंग मनाना चाहते थे। मैं फोन देखकर अपना टाइम पास कर रहा था जब मैंने पहली बार कुछ अजीब होते हुए सुना, और उसके बारे में जानने के लिए मैं उत्साहित था। मेरी मॉम टर्की बनाने के लिए ओवन को प्री हीट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनसे हो ही नहीं रहा था। जब जब वो 350 डिग्री पर ओवन सेट करती, वो धीरे धीरे खुद ब खुद 325 डिग्री पर आ जाता। उन्होंने कम से कम 10 बार ऐसा करने की कोशिश की होगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वो वापस 325 पर ही आ जाता था। और तब उन्होंने रेसिपी को एक बार देखा। उन्हें पता चला कि उन्होंने पढ़ने में गलती कर दी थी। उन्हें लगा था कि टेम्परेचर 350 होना चाहिए, लेकिन दादी ने खास तौर पर लिखा हुआ था कि टेम्परेचर 325 होना चाहिए। मेरे सभी रिश्तेदार मजाक बनाने लगे कि दादी का भूत हम पर नजर रखे हुए है, ताकि हम लोग रेसिपीज खराब ना कर दें। उसके बाद मेरी आंट ने ऑरिगेनो की बोतल हाथ में ली, और इससे पहले कि वो उसे टर्की पर छिड़के, ढक्कन खुल गया और सारा ऑरिगेनो जमीन पर गिर गया। रेसिपी देखने पर पता चला कि उसमें ऑरिगेनो नहीं बल्कि थाइम डालना था। ग्रैंडमा ने एक बार फिर थैंक्सगिविंग बचा ली। एक वक्त ऐसा आया जब मेरे अंकल मैश्ड आलू बनाने के लिए उन्हें चाकू से छीलने की कोशिश कर रहे थे। दादी के पास पीलर नहीं था। वो पुराने तरीके से आलू छीलती थी, और वो मेरे अंकल को समझ में नहीं आ रहा था। चाकू बार बार उनके हाथों से फिसल जाता, लेकिन उसकी धार बहुत तेज थी। शो ऑफ करने का मौका देखकर मेरे सौतेले डैड ने मेरे अंकल से पीछे हटने को कहा और कहा कि माहिर लोगों को करने दो। उन्होंने बस ये काम करना शुरू ही किया था कि 10 सेकंड के अंदर ही अंदर मेरे सौतेले डैड की उंगली कट गई। इस बात को समझने में किसी को ज्यादा वक्त नहीं लगा कि वो चाहती थी कि मैश्ड आलू में छिलके भी हों, और उनका भूत सुनिश्चित कर रहा था कि सब काम ठीक से हो। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे इन सब में कोई यकीन नहीं था। मुझे लगता था कि ये सबके लिए एक अच्छा खेल है कि वो अपनी मॉम के होने का एहसास महसूस कर रहे थे। खैर, आखिरकार मैं बोर हो गया। खाना बनने में अभी देर थी, इसलिए मैं अपनी सौतेली बहन से बातें करने चला गया। मेरे मॉम और डैड के तलाक के बाद वही थी जो मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर आई थी। मेरा कोई भाई बहन नहीं था जब तक मेरी मॉम ने दोबारा शादी नहीं की। मुझे अपने सौतेले डैड से कोई मतलब नहीं था, लेकिन मेरी मॉम खुश थी कि दोनों ही बच्चे परिवार में घुल मिल गए थे। मैं बस खुश था कि मुझे अपने ही परिवार में एक बहन भी मिल गई और एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी। मेरा टाइम बहुत ही अच्छे से पास हो रहा था। खाने पीने के सिलसिले के बीच कुछ ना कुछ होता ही रहा। लाइट का झिलमिलाना, बिना किसी के हाथ लगाए कुर्सी का हिलना। किसी ने यह तक कहा कि उन्होंने दादी को महसूस किया, लेकिन तब तक सब समझ चुके थे कि ये मेरे रिश्तेदारों का बनाया हुआ मजाक था। थोड़ी देर बाद ऐसा महसूस होने लगा जैसे दादी का भूत खुद पर हावी हो गया है, और जल्द ही दावत खत्म हो गई। उसके बाद परिवार के साथ वक्त बिताना ही बचा था, लेकिन सच कहूं तो मैं सबके सोने जाने का इंतजार नहीं कर सकता था। जैसे ही रात चढ़ी, मैं अपने बाकी भाइयों के साथ एक छोटे से गेस्ट रूम में जाकर घुस गया। मैंने कुछ घंटों का इंतजार किया, फिर मैं वहां से छुप कर निकल गया और बेसमेंट में बने लॉन्ड्री रूम में अपनी सौतेली बहन से मिला। एक बार जब हमने दरवाजा बंद किया तो हम आखिरकार एक साथ मिल पाए, वो भी कितने अरसों बाद। मैं जानता था ये गलत था। हम दोनों जानते थे कि ये गलत था, लेकिन उसका हाथ पकड़ना इतना सही लगता था, उसे गले लगाना और कभी ना जाने देना। मैं उसे पसंद करता था। मैं इतने लंबे समय से दोबारा करना चाह रहा था। मैं भी। क्या तुमने किसी को कमरे से बाहर आते हुए देखा? नहीं। और तुमने? नहीं। गुड। हाँ, शुक्र है। एक दूसरे को चूमने के लिए हम आगे की तरफ झुके, लेकिन जब मैं एक दूसरे से 1 इंच दूरी पर था तो वॉशर और ड्रायर अपने आप ही चालू हो गए। हम दोनों डर गए, लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। मशीन का घूमना देखते ही देखते काफी तेज हो गया और वो पागलों की तरह हिलने लगी। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ड्रायर हमारी आंखों के सामने फट गया। मैंने आग बुझाने के लिए आसपास फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आग की लपटें बढ़कर सीलिंग तक पहुंच गई। तब तक हमें यह समझ आ गया था कि हमें भागना होगा। हम दरवाजे की तरफ भागे और मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन खोल नहीं पाया। वो किसी वजह से अटक गया था। मेरी सौतेली बहन भी उसे खोल नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताला बाहर से लगा चुका था। वो हमें बाहर नहीं आने दे सकता था। हम बहुत ही डर चुके थे। हम हर कोशिश कर रहे थे दरवाजा खोलने की। हमारा आखिरी विकल्प था कि हम जोर से दरवाजा खटखटा कर मदद के लिए पुकारेंगे, चिल्लाएंगे, भीख मांगेंगे। शायद कोई नींद से जग जाए और हमें बचा ले। लेकिन आग तेजी से बढ़ रही थी, दीवारें काली हो रही थी और हमारा दम घुट रहा था। हम उससे बचने के लिए जमीन पर लेट गए और दरवाजे को खटखटा रहे थे, चिल्लाते रहे। हम दरवाजा खटखटाते खटखटाते थक गए।
हम बेहोश होने लगे। आंख बढ़ती जा रही। जब मेरी आंख खुली तो मैं स्ट्रेचर पर था और मेरे मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मुझे घर से दूर ले जाया जा रहा था। वो आग की चपेट में आ चुका था। मेरे सौतेले डैड मेरे साथ साथ चल रहे थे। वो जले हुए थे लेकिन उतनी बुरी तरह नहीं जितनी बुरी तरह मैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें बेसमेंट में बेहोश पाया और ज्यादा देर हो जाने से कुछ मिनट पहले ही खींचकर बाहर निकाला। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे दादाजी समय पर बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि वो वजह नहीं थी कि वो मुझसे इतना नाराज थे। वो किसी और बात को लेकर मुझसे बात करना चाहते थे। मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि तुमने ये आग नहीं लगाई, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि तुम दोनों को बेसमेंट में होना अब कोई राज नहीं है। अब पूरे परिवार को इस बारे में पता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके लिए तैयार हो। तुम्हें अपनी दादी के घर में ये पाप करने से पहले सोच लेना चाहिए था कि वो देख रही हैं। समझे तुम बेशरम लड़के। जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा।